नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के समझौते के बारे में। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि चंद घंटे में कोई बहुत बड़ी खबर मिल सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है। इशारा होर्मुज डील की तरफ है। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन के सीजफायर पर सीक्रेट डील हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप इसका ऐलान कर सकते हैं, यह दावा किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने इस दावे पर पानी फेर दिया और कहा है कि हकीकत अभी कोसों दूर है, ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है। तो इस महा सस्पेंस में सच्चाई क्या है? ट्रंप कह रहे हैं कागज तैयार है, दस्तखत बाकी है। ईरान कह रहा है ऐसी कोई बातचीत नहीं है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक मैसेंजर्स दौड़ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान यूरेनियम हैंडओवर करने के लिए राजी हो गया है, होर्मुज खोलने के लिए राजी हो गया है। तो सवाल वही, सरेंडर किसने किया? अमेरिका ने सरेंडर किया, ईरान ने सरेंडर किया? क्या ईरान अपने परमाणु वजूद को बचाने के लिए पीछे हटा है? और खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। इस पूरे बिसात पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसे इजराइल कहते हैं। जिस इजराइल के दम पर अमेरिका ने खाड़ी में बारूद बरसाया, उसी इजराइल को इस पूरी महाडील से आउट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। उधर ट्रंप युद्ध की धमकी भी दे रहे हैं। तो क्या ये वाकई विश्व शांति का बड़ा दिन है? क्या ये नवंबर के होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमत गिराने को लेकर ट्रंप का चुनावी स्टंट है, या फिर अंदरूनी मुद्दों पर घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोगों की नजर में अपनी नाक बचाना चाहते हैं, इसलिए वो शांति का रास्ता चुन रहे हैं और 60 दिन के अस्थायी सीजफायर की बात कर रहे हैं? क्या है इस कहानी के पीछे में और क्या गुड न्यूज आने वाली है? क्या होर्मुज खुलने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम हो जाएंगे? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में इस पूरी खबर की सच्चाई। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे व्हाइट हाउस में फायरिंग हुई है, एक बार फिर से ट्रंप पर हमला करने की कोशिश हुई है। व्हाइट हाउस, आप समझ रहे हैं, दुनिया का वो इलाका जहां परिंदा भी पर ना मार पाए, और वहां 10 सेकंड के अंदर अंधाधुंध 30 राउंड फायरिंग होती है। वॉशिंगटन डीसी का वो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का वजूद बसता है, जो अमेरिका का दिल है, वहां धाई धाई की आवाज गूंजती है। हमलावर को मार दिया जाता है, लेकिन सवाल पीछे कई हैं। एक ऐसा खौफनाक सच जिसने महाशक्ति अमेरिका की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब इसके दो पहलू मैं यहां से देख पा रहा हूं। क्या यह वाकई ट्रंप को मारने की साजिश थी, या डोनाल्ड ट्रंप ही पीछे से कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं? एक ऐसा ही गेम जैसा उन्होंने चुनाव के प्रचार के दरमियान खेला था, जो आरोप लगाए गए जब एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन जब वही गोली उनके दोस्त की तरफ चलाई गई तो वो बिल्कुल सटीक लगी थी। यानी एक तरफ ईरान से जंग, दूसरी तरफ अमेरिका में 60 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सिर पर मिड टर्म इलेक्शंस का दबाव, लोगों की नाराजगी, जनता का गुस्सा। 71% लोग लेटेस्ट पोल में ट्रंप से नफरत करते हैं, और ऐसे ही सिचुएशन में बार बार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां कोई व्यक्ति घुस ही नहीं सकता। एक महीने पहले कोल थॉमस एलन, और अब ठीक एक महीने के बाद 24 तारीख को नसीर बेस्ट। क्या ये खूनी संयोग है, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, या ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावों का बाजार गर्म है, सीक्रेट सर्विसेज के होश वाख्ता है। आखिर क्या है व्हाइट हाउस के बाहर इस खूनी साजिश की इनसाइड स्टोरी? बताएंगे आपको, इसके दोनों एंगल पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे एक और टकराव की। रूस और यूरोप के बीच जंग शुरू हो सकती है, जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट में सीजफायर पर सस्पेंस है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग एक ऐसे ग्लोबल ब्लास्ट की तरफ बढ़ रही है जहां पूरी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ गई है।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ड्रोन्स की खौफनाक बारिश की है और अचानक इस हमले के बाद पश्चिमी देशों के होश उड़ गए हैं। कहते हैं पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनका टारगेट अब सिर्फ यूक्रेन नहीं है। और इसी बीच लंदन की अंडरग्राउंड सुरंगों से जो तस्वीर सामने आई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। रात के अंधेरे में मेट्रो स्टेशनों के बंद प्लेटफॉर्म पर नेटो कमांडोज भारी भरकम हथियारों के साथ ऑपरेशन आर्किड स्ट्राइक के लिए उतर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप में इस तरह की हलचल दिख रही है। तो सवाल जाहिर है यही है कि भाई आखिर नेटो देश अचानक इतनी बड़ी तैयारी किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्या पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर जो 72 घंटे का महान न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया है उसने नेटो का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है? खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन 2029 या 2030 तक यूरोप के कई देशों को सोवियत संघ में एक यूएसएसआर की शक्ल में लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका के पीछे हटते ही अब यूरोप खुद 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें बनाकर रूस के साथ सीधे टकराएगा? और क्या दुनिया एक और जंगी मोर्चे की तरफ बढ़ रही है? और अगर नेटो और रूस टकराते हैं तो इसके इंप्लीकेशंस बहुत बड़े होंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही बड़े होंगे। आज इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात करेंगे वर्ल्ड नाउ में। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां पर डील की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े गुड न्यूज की बात कर रहे हैं, होर्मुज खुलने की बात कर रहे हैं, एक लंबे सीजफायर की बात कर रहे हैं कि मामला सुलझ चुका है और जल्दी इसका ऐलान होगा। इधर ईरान अलग सुर में है। इजराइल को इस मामले से ट्रंप ने पूरी तरीके से आउट कर दिया है और कह दिया तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल बार बार यह कह रहा है कि ईरान पर अभी हमला रुकना ठीक नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है समझते हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की तस्वीर जारी की है एआई से बनाकर। अमेरिका का दावा है कि डील फाइनल स्टेज में है और अगर अमेरिका के दावे को सच्चाई माने तो डील अगर फाइनल स्टेज में है तो सरेंडर किसने किया, अमेरिका ने या ईरान ने? इस सवाल पर जाने से पहले यहां यह जानना जरूरी है कि डील हुई भी है या नहीं हुई है, या वेस्टर्न मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है ईरान के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के साथ शांति समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और यह समझौता है होर्मुज को खोलने और अपने यूरेनियम को सौंपने के बाद। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों तरफ से बातचीत जारी है। ट्रंप ने पोस्ट किया, उस पोस्ट में ईरान को अमेरिकी फ्लैग से ढका हुआ दिखाई दिया। यानी ट्रंप ने कहना चाहा कि ईरान भी अब अमेरिका के सहयोग से ही चलेगा। यानी अमेरिका के सामने ईरान ने सरेंडर किया है बकौल डोनाल्ड ट्रंप। एक खबर निकलकर यह भी सामने आई कि अमेरिकी प्रतिनिधि बातचीत और जंग का समाधान चाहते हैं। ईरान से बातचीत के क्रम में ट्रंप को ज्यादा सीरियस न लेने की बात कही और यह तक कहा कि ट्रंप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी कुछ और है। ट्रंप चुनाव में अपनी पार्टी की जीत और अमेरिकियों को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद डील और समझौता चाहते हैं। यानी कहानी यह है कि अमेरिका सरेंडर मोड में है। ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटों के बाद ईरान भी सामने आया। ईरान ने ट्रंप के दावों पर पानी फेर दिया। आईआरजीसी समर्थित फार्स न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावों को अधूरा और हकीकत से परे बता दिया। इसके साथ ही ट्रंप के अमेरिकी फ्लैग वाले पोस्ट के बारे में रिएक्शन दिया और पूरे अमेरिका को ईरान के फ्लैग में रंग दिया। यह पोस्ट ईरान की तरफ से दिया गया और इसमें कैप्शन लिखा गया कि ईरान हमेशा मजबूत था और आगे भी रहेगा। हमें अमेरिका के सामने सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा है डील हो गई है, ईरान कह रहा है किसी चीज पर कोई बातचीत सहमति हुई नहीं है। और यही है असली खेल। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर सहमति बनी जिसमें जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गलिबाफ ने मंजूर किया इसे और इसे दोनों देश के सर्वोच्च नेताओं के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। यानी प्रपोजल की एक कॉपी मोस्तफा के पास भी भेजी गई है तो दूसरी कॉपी ट्रंप के पास भेजी गई है और दोनों में सहमति हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप इस डील की घोषणा करेंगे। और बाकायदा मार्को रूबियो ने यह बात कही जो भारत दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि कुछ ही घंटों में गुड न्यूज आने वाली है। इस डील के बारे में ब्रीफ राष्ट्रपति ट्रंप देंगे जैसे ही डील साइन हो जाएगी।
यानी पूरी दुनिया एक गुड न्यूज का इंतजार कर रही है। कागज भी तैयार हुआ है लेकिन दस्तखत बाकी है। अगर ड्राफ्ट पर दोनों ने सहमति दे दी है तो किन किन बिंदुओं पर सहमति हुई है, आइए नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बातचीत हो गई है। एनरिच्ड यूरेनियम पर हैंडओवर करने पर बात हुई है। युद्ध रोकने वाला पैकेज अमेरिका देगा। 60 दिन तक युद्ध विराम रहेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान आजाद करेगा। यही नहीं, ईरान ने जो माइंस बिछाई है वो भी हटाएगा। जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाएगा जो कि अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में लगाया है, और ईरान को तेल बेचने की छूट दी जाएगी, यानी कि ईरानी ऑयल पर सैंक्शन नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते में 60 दिन के सीजफायर पर विस्तार से बातचीत की गई है, जिस दौरान होर्मुज भी खुला रहेगा। ईरान अपना तेल बेचने में भी सक्षम होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर भी बातचीत होगी। साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर देगा। किस देश को देगा इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या रशिया को देगा, क्योंकि रशिया पहले इंटरेस्ट जता चुका है और कहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमारे यहां रख सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, ये स्थायी समाधान नहीं है। हां, फ्यूचर में कोई बात बन सकती है। ड्राफ्ट एमओयू में ईरान की ओर से परमाणु हथियार कभी ना बनाने और अपने हाई एनरिच्ड यूरेनियम भंडार पर वार्ता करने की बात शामिल है। व्यापक ढांचे में ईरान का परमाणु संवर्धन पर रोक, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाना और अरबों डॉलर की जमी हुई संपत्ति यानी कि फ्रीज एसेट को अमेरिका रिलीज करेगा, यह भी शामिल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या दोनों देशों में सहमति बनी है, वो बिंदु कौन कौन से हैं। अभी तक की बातचीत के हिसाब से अमेरिका और ईरान 60 दिन के सीजफायर पर सहमत हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा और इन 60 दिनों के दरमियान होर्मुज पर कोई भी टोल ईरान नहीं लेगा। बातचीत के बाद यह तय किया जाएगा कि सर्विस टैक्स लिया जाए या नहीं लिया जाए। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं वो अमेरिका रिलीज करेगा। ईरानी तेल से सैंक्शन भी हटाएगा अमेरिका। परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिन तक बातचीत चलती रहेगी। बातचीत में तय होगा कि ईरान यूरेनियम का क्या करेगा, किस देश में शिफ्ट करेगा। फिलहाल खाड़ी में युद्ध को हर मोर्चे पर रोका जाएगा और अमेरिकी सेना वापस होगी। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है। ईरान यह बात कह रहा है कि हमने यूरेनियम पर कोई सहमति नहीं दी है और हमने यूरेनियम हैंडओवर करने की बात नहीं कही है। तो जाहिर सी बात है, इन बिंदुओं पर अभी भी अमेरिका और ईरान में तनातनी। जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं उसमें ये फाइनल स्टेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात अड़ी हुई है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 बड़े खुलासे किए हैं। पहला यह कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ने के लिए एक सामान्य वक्तव्य दे रहा है, लेकिन इसे कैसे सौंपा जाएगा, किसको सौंपा जाएगा, इसका ब्यौरा बाद की बातचीत पर छोड़ा गया है। दूसरा यह खुलासा तब आया जब ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि सुप्रीम लीडर ने निर्देश दिया है कि यूरेनियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। यानी ईरान और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है। तीसरी बात यह है कि इजराइल के 2 रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत से इजराइल को पूरी तरीके से आउट कर दिया है। इजराइल को इन वार्ताओं की कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से नेतन्याहू अलग एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल को खुफिया निगरानी और क्षेत्रीय राजनयिक संपर्कों से पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। यानी जिस इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, शांति वार्ता से उसी इजराइल को बाहर कर दिया गया। बेशक इजराइल को फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन इस युद्ध से अमेरिका को बहुत फर्क पड़ चुका है। इसलिए अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा फंसना नहीं चाहता है। हालांकि जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, उसके कुछ ही समय बाद ईरान का रिएक्शन आया कि ये खबरें गलत है, निराधार हैं और तथ्यहीन हैं। हमने अपना यूरेनियम कहीं नहीं भेजने का फैसला किया है, बल्कि यूरेनियम ईरान में ही रहेगा और बातचीत ईरानी मुद्दे पर ही होगी और ईरानी शर्तों पर ही होगी। तो जाहिर सी बात है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। अमेरिका ईरानी प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है, सरेंडर मोड में है। ईरान को अमेरिकी प्रतिनिधियों का फोन आया और बताया कि वो डील करना चाहते हैं। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आप डील करना चाहते हैं तो डील करिए और जंग करना चाहते हैं तो जंग करिए। हम दोनों चीज के लिए तैयार हैं।
अब अमेरिका को क्या करना है, ये अमेरिका को तय करना है। लेकिन जिस तरह से पोस्ट हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का आदियोस करके, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगर आज ये बातचीत फाइनल नहीं हुई तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आज बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है चंद घंटों के अंदर। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको इस पर और डिटेल से जानकारी दूंगा कि ईरान और अमेरिका के बीच मसौदा फंस गया है और सबसे बड़ा मसौदा फंसा है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अमेरिका को ईरानी लोगों के खिलाफ अपनी आपराधिक कार्रवाई बंद करनी होगी। हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देंगे और अमेरिका को सारे प्रतिबंध हटाने होंगे और फ्रीज की हुई संपत्ति वापस देनी होगी। यह भी कहा कि अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों और जहाजों की नाकेबंदी भी खत्म करनी होगी और अमेरिकी और इजरायली हमले में जितना नुकसान ईरान का हुआ है उन सब का मुआवजा भरना होगा। यानी जो तोड़फोड़ अमेरिका इजरायल ने ईरान में मचाई है उस तोड़फोड़ का भी मुआवजा देना होगा, यानी कि खामियाजा भी भुगतना होगा। जाहिर सी बात है ईरान ने अपना यूरेनियम देने और संवर्धन रोकने की मांगों को खारिज किया होगा और साथ ही उसने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना जारी रखने की बात कही होगी। हालांकि अमेरिका अभी भी रिक्वेस्ट मोड में है। आगे जो करना होगा उसके लिए अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी होर्मुज का खुलना जरूरी है जिससे दुनिया के हालात नॉर्मल हो जाएं। और ईरान के लिए होर्मुज सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि होर्मुज की वजह से ही आज आलम यह है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार है। बातचीत और डील के ड्राफ्ट को अमेरिका अपनी बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप किसी भी चीज को अपनी जीत बताते हैं, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत बता रहे थे। तो अब आप समझ लीजिए कितना जीत पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कितना जीत लेते हैं। आपको बताते हैं आखिरकार ट्रंप और अमेरिका कैसे अपनी जीत इस वॉर में घोषित कर रही है ट्रंप सरकार। आइए आपको जानकारी देते हैं और उस पर इन पॉइंट्स पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं हुआ है। होर्मुज खुलेगा, पूरी दुनिया में तेल सस्ता होगा, ऑयल फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन होर्मुज 28 तारीख के पहले खुला हुआ था, तो यह भी जीत का दावा खोखला है। इसके बाद ट्रंप की घरेलू राजनीति के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बेतहाशा है, वहां भी तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पुनर्निर्माण की ओर बढ़ने के लिए तैयार है और ट्रंप ने इसे विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताया है। जबकि 28 फरवरी से पहले भी ईरान शांति की ओर ही बढ़ रहा था, क्योंकि ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा था। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, 5वें दौर की बातचीत के लिए जगह तय कर दिया गया था। तब तक 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया। तीसरा दावा, ईरान बहुत उत्पादक शासन परिवर्तन से गुजरा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में कोई यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, ईरान के साथ मिलकर यूएस परमाणु डस्ट को वहां से निकालेगा। लेकिन ईरान कह रहा है हमने ऐसी कोई बातचीत ही नहीं की है। यानी यह जीत का दावा खोखला है, क्योंकि ईरानी कहानी बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो युद्ध शुरू होगा और भीषण युद्ध होगा। यानी हम एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जहां किसी भी देश को उतना नहीं मारा गया जितना कि वो मारने वाले हैं। आप सोचिए कि जो नेता जीत गया हो, क्या वो जीता हुआ नेता इस तरह की धमकी देता है? जब आप जंग जीत चुके हैं, जब वॉर आपने जीत ली है, तो आपको ईरान से वापस हो जाना चाहिए। और जब आप जीत चुके हैं तो दोबारा हमला करने की क्या आवश्यकता है? जाहिर सी बात है आप जीते नहीं हैं। अमेरिका इस जंग में हारा है और ये सिर्फ मैं नहीं मान रहा, लगभग 65% अमेरिकी इस बात को मानते हैं। यानी एक और ईरान कह रहा है हमारी शर्तों पर बात होनी चाहिए, अमेरिका कह रहा है ईरान ने सरेंडर कर दिया है। मामला बीच में फंसा हुआ है, दुनिया को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और सबसे ज्यादा अधर में कोई फंसा है तो वो है इजराइल। अमेरिका और ईरान में बातचीत हो रही है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस उभरती डील पर चर्चा के लिए सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुला ली। हालांकि ये बात अलग है कि इजराइल को इस डील से दूर रखा गया है। उधर इजराइल की
आपत्ति सिर्फ एक डील पर नहीं है बल्कि पूरी रणनीतिक स्थिति पर है। इजराइल का मानना है कि यह वक्त भी खराब है और ये डील भी बहुत बुरी है, क्योंकि ये ईरान को एक संदेश देती है कि वो होर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यह बात तो पहले से ही साफ था। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर विकट स्थिति हुई तो हम होर्मुज को एज अ न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। नेतन्याहू के विपक्षी नेता नेतन्याहू को घेर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ईरान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, क्योंकि वो किसी भी मोर्चे पर जीत नहीं पाए। ना गाजा में जीत पाए, ना लेबनान में जीत पाए और ना ही ईरान में। किसी भी मोर्चे पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए और कोई आउटकम नहीं आया। कुल मिलाकर समझा जाए तो अभी जो समझौता तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, वो एक युद्ध विराम है। लेकिन ये सिर्फ कागजी युद्ध विराम भी हो सकता है। पूरी दुनिया सांस थाम के इस वक्त देख रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ये एमओयू अगर अंतिम रूप लेता है तो दुनिया चैन की सांस लेगी, आप भी और हम भी। और अगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, अमेरिका हमला करता है तो फिर मामला और बिगड़ सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि डील हो जाए, तेल सस्ते हो जाएं, मिड टर्म चुनाव से पहले उनकी साख बच जाए। ईरान चाहता है प्रतिबंध हटे, पैसे मिले, परमाणु क्षमता बचे। इजराइल चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो जाए और ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये शांति नहीं है, लेकिन एक महंगे युद्ध पर अस्थायी विराम जरूर है। और बहुत जल्द, यानी कि चंद घंटों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली ईरान में। इस पर हमारी नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश, और वो भी कहां? अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस में घुसकर। कहते हैं व्हाइट हाउस वो इलाका है जहां परिंदा भी नहीं पर मार सकता। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब फायरिंग हुई। जब तक स्पेशल फोर्सेस की परमिशन ना मिले इस इलाके में आप आ भी नहीं सकते। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त लाइव कवरेज की तस्वीर है जब वहां पर लाइव कवरेज मीडिया चैनल्स की जा रही थी और तभी वहां पर फायरिंग की आवाज सुनी जाती है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की आवाज भी आपको सुनवाते हैं। पीसीआर से कहेंगे कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक हटाकर एम्बियंस की म्यूजिक सुनाए दर्शकों को। थैंक यू पीसीआर। तो ये देखिए किस तरह से वहां पर बातचीत जारी है और अचानक से फायरिंग की आवाज सुनकर वहां पर जो रिपोर्टर मौजूद होती हैं, जो रिपोर्ट कर रही होती हैं, वो टेबल के नीचे छिप जाती हैं। बाद में पता चलता है कि इस एरिया में एक अननोन व्यक्ति आता है और एक दो नहीं, महज 10 सेकंड में 30 राउंड की फायरिंग करता है। हालांकि उसमें किसी सीक्रेट सर्विस के एजेंट की मौत नहीं होती, यानी कि किसी को गोली नहीं लगती है। क्या ऐसा संभव है? 30 राउंड फायरिंग, एक गनमैन उस एरिया में जाए जहां पर किसी को भी निशाने पर ले सकता है। तो क्या ये साजिशें बार बार ट्रंप की ओर से रची जा रही हैं या फिर इसमें ईरानी प्रॉक्सीज का हाथ है? पहले आप ये तस्वीर देखिए। Today, but this obviously comes just a couple of weeks after a shooting at the White House correspondence. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. अब सवाल इस बात को लेकर है। इस खबर में दो पहलू देख रहा हूं यहां से। एक तो डोनाल्ड ट्रंप पर बैक टू बैक इतने हमले की कोशिश कैसे हो रहे हैं? अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज क्या कर रही है? दूसरी कहानी, क्या इसके पीछे खुद ट्रंप है? जानेंगे इन दोनों पहलुओं को विस्तार से और इस पर बातचीत भी करेंगे। तस्वीर आपने देख ली किस तरह से पत्रकार जान बचाते नजर आ रहे हैं इस फायरिंग के बाद।
अब एक तस्वीर देखिए गोलीबारी के बाद किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया और जो सिक्योरिटी टीम के लोग थे उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस खंगाल डाला। इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि व्हाइट हाउस के आसपास स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब इस तस्वीर में देखिए गोलीबारी की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट किस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, व्हाइट हाउस के चारों ओर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका में व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द पिस्टल या गन लेकर घुसना इतना आसान है? इस गोलीबारी की घटना के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। आसपास के इलाकों को फिर से सैनिटाइज किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं घेरेबंदी दिख रही है और इसी जगह पर हमलावर मारा गया। कहते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गोली मारकर उस हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। अभी जो हमलावर है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। हमलावर है नासिर बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के पास महज 10 सेकेंड्स में 30 राउंड की फायरिंग की। अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई एक साथ 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि हमले के दरमियान क्या कुछ हुआ। गोलीबारी बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। जब गोलीबारी हो रही थी तो वहां मौजूद पत्रकार टेबल के नीचे छिप गई। गोली चलने के बाद एक पत्रकार घबराई नजर आई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स एक्टिव हो गए। व्हाइट हाउस में स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। व्हाइट हाउस की बाहरी सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाहर पुलिस तैनात कर दी गई और हमलावर नासिर बेस्ट की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कहते हैं सिक्योरिटी चेकपोस्ट के पास पहुंचते ही हमलावर नासिर ने बैग से हथियार निकाला और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने सीक्रेट सर्विस के अधिकारी बच गए। व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने करीब 25 से 30 गोलियों की आवाज सुनी। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत सभी मीडिया कर्मियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम में पहुंचा दिया। हमलावर की पहचान 21 साल के नासिर के तौर पर हुई, जो वॉशिंगटन डीसी के आसपास के इलाके का रहने वाला था। कहते हैं इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी खराब थी। सीक्रेट सर्विस ने जब जवाबी फायरिंग शुरू की तो नासिर घायल हुआ और उसके अस्पताल में मौत हो गई। इसमें एक राहगीर भी घायल हुआ, वो भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट के गोली लगने से घायल हुआ। कहते हैं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और ईरान के साथ शांति समझौते पर काम कर रहे थे। अधिकारियों के संग 2 प्लान पर बातचीत हो रही थी। पहली प्लानिंग ये थी कि ईरान के साथ समझौता कर लिया जाए और दूसरी प्लानिंग ये थी कि ईरान पर फुल एंड फाइनल असॉल्ट किया जाए, एक आखिरी हमला किया जाए। गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया और फिर 40 मिनट तक पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को सीक्रेट सर्विस ने सैनिटाइज किया। इसके बाद लॉकडाउन हटाया गया। इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा सीक्रेट सर्विस की टीम ने शानदार काम किया। ये वो पोस्ट है। गोलीबारी की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए नजर डालते हैं। उन्होंने लिखा हमारी महान सीक्रेट सर्विस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को धन्यवाद। व्हाइट हाउस के पास हमले के दौरान शानदार काम किया गया। हमला करने वाले शख्स का हिंसक इतिहास रहा है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया। यह हमला कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के 1 महीने के बाद हुआ है। अब व्हाइट हाउस सुरक्षित करने की से जरूरत है। भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए व्हाइट हाउस सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन पिछले 24 को हमला, फिर 24 को हमला, क्या यह महज संयोग है या फिर एक सोचा समझा प्रयोग है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। ठीक 1 महीने पहले 24 अप्रैल की तारीख व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन ने मुख्य सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया के पास गोली चलाई थी। उसके पास 12 गेज शॉटगन, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कई धारदार हथियार थे। उसने एक मैनिफेस्टो भी लिखा था जिसमें ट्रंप प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। और 24 मई को फिर से हमला, वो भी व्हाइट हाउस में घुसकर। क्या दोनों संयोग हैं या ये ट्रंप का बहुत बड़ा प्रयोग है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बार बार ये सवाल उठाए गए कि ट्रंप इशारे इशारे में बॉलरूम का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या यह हमला जानबूझकर करवाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि ट्रंप यह हमला जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि अमेरिका के अंदर जो सेंटिमेंट ट्रंप के खिलाफ मजबूत हो रहा है, जिस तरह की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर के लिए अमेरिकन के अंदर दिख रही है, उसको कम किया जाए। लोगों के दिल में
लोगों के सेंटिमेंट का फायदा उठाया जाए, उनके दिल में जगह बनाया जाए और मिड टर्म इलेक्शंस में इसका फायदा दिखे। ट्रंप अमेरिकन्स को बताना चाहते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन मुझे मारना चाहता है, मुझे रोकना चाहता है और इसलिए अमेरिकन्स का ट्रंप के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, वो अमेरिका की सेवा कर रहे हैं, अमेरिकन्स की सेवा कर रहे हैं, जिसके उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ दोबारा ठीक हो जाए। आगे की कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि नासिर बेस्ट जिसने हमला किया वो कौन था। हमलावर नासिर बेस्ट 21 साल का एक युवक नौजवान जो यूएस के मैरीलैंड का रहने वाला बताया गया। व्हाइट हाउस के सुरक्षा चेक पॉइंट पर गोलीबारी की, जवाब में सीक्रेट सर्विस ने उस पर फायरिंग की। घटना के समय डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। बेस्ट पहले से ही सीक्रेट सर्विस की जानकारी निकाल चुका था। 2025 में कई बार वो व्हाइट हाउस के आसपास पकड़ा गया। एक बार अदालत ने उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश भी दिया था और उसको रिलीज कर दिया था। नासिर बेस्ट खुद को जीसस क्राइस्ट मानता था। अमेरिकी एजेंसियां हमले के सटीक मकसद की जांच कर रही हैं। हमलावर नासिर बेस्ट की बात करें तो जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुका है और गिरफ्तार हो गया था। फिर उसे मानसिक तौर पर बीमार बताया गया, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अप्रैल वाले हमलावर एलन का मैनिफेस्टो ट्रंप विरोधी था, यानी दोनों मामलों में हमलावर ट्रंप के खिलाफ थे। षड्यंत्र सिद्धांत हमेशा आकर्षक लगते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस वक्त अमेरिका में जो तनाव है, जो राजनीति है, जो महंगाई है और जो ईरान के खिलाफ जंग है, उससे अमेरिकन्स में बहुत असंतोष है। जो तेल की कीमतें हैं वो अमेरिकन्स को बहुत नाराज कर रही हैं। और ये व्हाइट हाउस पर हुई घटना कोई नई फायरिंग घटना नहीं है, इसका इतिहास रहा है। कई बार व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना हो चुकी है। कब कब हमले हुए हैं व्हाइट हाउस पर, इसका बहुत पुराना इतिहास है। आप 200 साल पीछे भी चले जाएंगे तो भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। 24 अगस्त 1814, यहां भी देखिए एक नंबर कॉमन है, 24 तारीख। व्हाइट हाउस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, ये 210 साल पहले हुआ था। ब्रिटिश सेना ने वॉर ऑफ 1812 के समय कब्जा कर व्हाइट हाउस में आग लगा दी। उस समय राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन व्हाइट हाउस से पहले निकल चुके थे। पूरा व्हाइट हाउस जलकर खाक हो गया था, बाद में सारा दोबारा रिबिल्ड किया गया। 29 अक्टूबर 1994 फ्रांसिस्को मार्टिन ड्यूरेन ने जबरदस्त गोलीबारी की। व्हाइट हाउस के बाहर ऑटोमेटिक राइफल से 29 राउंड फायरिंग की। माना गया कि उसका निशाना राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और हमलावर तुरंत पकड़ा गया। 8 फरवरी 2001 रॉबर्ट डब्ल्यू पैकेट नाम के शख्स ने व्हाइट हाउस के बाहर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने उसे मारकर गिरा दिया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने बाद में उसे घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। 11 नवंबर 2011 ऑस्कर ओर्टेगा हर्नांडेज ने दूर से व्हाइट हाउस पर कई राउंड फायरिंग की। 7 गोलियां व्हाइट हाउस की दूसरी मंजिल तक जा लगी। इस घटना में ट्रूमैन बालकनी भी शामिल था। हमले के समय राष्ट्रपति ओबामा उस समय वहां नहीं थे। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर 25 साल की सजा सुनाई गई। चलिए अब आपको बताते हैं ट्रंप की सुरक्षा का हाल फिलहाल क्या है। जो ट्रंप की मुख्य सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस है। इसमें फिर CIA भी इन्वॉल्व है और FBI भी इन्वॉल्व है। मुख्य जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है। उसके बाद बारी आती है CIA की। CIA की सुरक्षा 3 लेयर में होती है, लेकिन ये सुरक्षा घेरा किस तरह का होता है वो भी देख लीजिए आप। पहला है प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट, दूसरा है सीक्रेट सर्विस एजेंट और तीसरे नंबर पर आती है अमेरिकी पुलिस। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश हुई। इससे पहले भी व्हाइट हाउस पर हमला कर ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ट्रंप के मारे लागो जो विला है आलिशान, उसमें घुसकर ट्रंप को मारने की कोशिश हुई। ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की प्लानिंग रची गई, जिसे 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप कब कब हमलावरों के निशाने पर आए, ये देखते हैं। 13 जुलाई 2024 चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की। एक गोली के दाहिने कान के ऊपर से छूकर ट्रंप के निकल गई, जिससे ट्रंप लहूलुहान हो गए।
वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा 15 सितंबर 2024 ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे, तभी एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रयान वेस्ले के पास से AK-47 जैसी खतरनाक राइफल बरामद की गई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले इसे पकड़ लिया गया। जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तानी एजेंट आसिफ मर्चेंट को पकड़ा, जो ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश कर रहा था। अक्टूबर 2024 IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या की प्लानिंग के खिलाफ गिरफ्तार किया गया। मार ए लागो, जिसका जिक्र मैंने किया, यह घटना फरवरी 2026 में हुई थी। फ्लोरिडा में ट्रंप का यह बंगला है, रिजॉर्ट है, जिसके गेट पर हथियारबंद युवक ने घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी, जब उसने हथियार नहीं डाला तो उसे मार दिया गया। वॉशिंगटन हिल्टन होटल, जहां 24 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया वालों को डिनर पार्टी दे रहे थे, लेकिन तभी हथियार लेकर एक अनजान आदमी अंदर पहुंचा और ट्रंप की पार्टी में फायरिंग करने लगा। बाद में पता चला कि वो ट्रंप की नीतियों को लेकर बहुत आक्रोशित था, हालांकि इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप और व्हाइट हाउस पर हमले को लेकर देखें तो एक चीज क्लियर है, अमेरिका में आज की स्थिति ठीक नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था इन दिनों अजीब दोहरे संकट में फंसी हुई है। एक तरफ घर घर में महंगाई की मार, दूसरी तरफ ईरान से जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान। इन दोनों ने मिलकर अमेरिकन का बजट और मूड दोनों बिगाड़ दिया है। अप्रैल 2026 में अमेरिका की महंगाई दर 4.2 को पार कर गई है, जबकि फरवरी में यह महंगाई दर 2.4 थी। सबसे बड़ा झटका अमेरिकन को पेट्रोल और गैस की कीमतों पर लगा है। मार्च में गैस की कीमतें पिछले 60 साल की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी दिखती है और औसत कीमत $4.17 पर गैलन तक पहुंच जाती है। जब ईंधन महंगा होता है तो सब कुछ महंगा होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ट्रांसपोर्टेशन पर होता है। अगर माल ढुलाई महंगी होगी तो जाहिर सी बात है माल भी महंगा होगा। फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, आपके घर का राशन हो, दवाई हो, कपड़े हो, अब जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं। अब तो अमेरिकन ये भी कहने लगे हैं कि हमने बेहतर जीवन की उम्मीद में वोट दिया, लेकिन हालात अमेरिकन के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। उनका मासिक खर्च $2300 से बढ़कर $2500 से ज्यादा चला गया है, और यही गुस्सा ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप जानते हैं मिड टर्म इलेक्शंस तक अगर ऐसे ही हालात रहे तो बेड़ा गर्क होना तय है, उनकी राजनीतिक करियर का खात्मा तय है, और वो उसी फॉर्मूले को आजमा रहे हैं जो फॉर्मूला उन्होंने चुनाव से पहले अपनाया, जब एक गोली उनके कान को छू कर निकली थी। तो यहां भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साफ नजर आती है। इस मामले पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और ईरान जंग में सीजफायर डील की संभावना है, दूसरी ओर यूक्रेन जंग में जो शांति पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे, वो शांति खत्म होने वाली है और एक बार फिर से ये जंग धधक उठी है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर जोरदार हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रविवार को रूस ने बहुत बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। यूक्रेन का कीव इलाका किस तरीके से धू-धू करके चल रहा है। पुतिन ने रिहायशी इलाकों को भी निशाने पर लिया है, यह भी खबर आ रही है। हमले में रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी तुलना भारत की अग्नि मिसाइल से की जा सकती है। उधर यूक्रेन जंग से अमेरिका पीछा छुड़ाना चाहता है, तो नेटो अब रूस से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि नेटो देश रूस पर हमले की प्लानिंग रच रहे हैं, खास करके इस हमले के बाद। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल भी कर लिया है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया है। बड़ी बात यह है कि बेलारूस और यूक्रेन की सीमा आपस में लगती है, जबकि बेलारूस के पड़ोसी नेटो देशों में पोलैंड, लिथुआनिया और लताविया आते हैं। ऐसे में नेटो देशों को भड़काने का आरोप लग रहा है। हालांकि पुतिन जानते हैं नेटो अभी कमजोर है, अमेरिका पीछे है, अमेरिका नेटो से मतभेद जारी है। ऐसे में अगर इस समय नेटो और रूस आपस में भिड़ते हैं तो नेटो को नुकसान हो सकता है।
पुतिन यहां पर लीड ले सकते हैं। उधर यूरोप और नेटो देशों ने हमले की प्लानिंग तैयार कर दी है, यह आपको बताते हैं। रूस के अंदर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी यूरोप ने शुरू कर दी है। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तैयार कर रहा है यूरोप। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम में फ्रांस भी शामिल हो सकता है। यूरोप की अमेरिका पर निर्भरता कम करने की तैयारी है। खबर है कि लंदन में रात के अंधेरे में सैकड़ों सैनिक चेरिंग क्रॉस मेट्रो स्टेशन के एक बंद प्लेटफॉर्म पर उतरे। उनके साथ थे हथियार, संचार उपकरण और कंप्यूटर। ये विजुअल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद भी दिलाता है। जरा फुल स्क्रीन आप अपनी टीवी पर देखिए कि किस तरह से ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो टनल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुछ तो पकाया जा रहा है यूरोप के अंदर। इन टनल्स का इस्तेमाल हिटलर के बमों से बचने के लिए लंदन वासी करते थे। नेटो की अलाइड रैपिड रिएक्शन कॉर्प्स ARRC ने ऑपरेशन आर्किड स्ट्राइक के तहत चेरिंग क्रॉस के एक बंद प्लेटफॉर्म को अपना भूमिगत मुख्यालय बना लिया है। इस अभ्यास में नेटो की क्षमता का परीक्षण किया गया कि अगर रूस से किसी बैलिस्टिक या मिसाइल का इस्तेमाल हो, कोई बाल्टिक देश पर हमला करे, तो रूस की संचार प्रणाली को जाम करने के लिए उसके ड्रोन कैसे गिराए जाएं, ये एक्सरसाइज किया गया। अभ्यास के लिए सारे उपकरण लंदन मेट्रो स्टेशन के स्पेशल लो लोडर वाहनों पर रात को लाए गए और वहां पर सैनिक इसको यूज करते नजर आए। यानी जाहिर सी बात है, आज रूस नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और नेटो इसे रियलाइज कर रहा है। उनका मानना है कि पुतिन यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, पुतिन आगे भी बढ़ेंगे। नेटो देश रूस को बहुत बड़े खतरे की तरह देख रहे हैं। रिपब्लिक के चीफ ऑफ जनरल ने हाल ही में कहा था कि नेटो के अधिकांश सैन्य नेता इस संभावना से इनकार नहीं करते हैं कि रूस 2029 तक नेटो के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से खबर यह है कि रूस यूक्रेन पर पूरा कब्जा करने के बाद यूरोप के उन हिस्सों को पुनः नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। और पुतिन के दिमाग में वही यूएसएसआर है कि उस यूएसएसआर को दोबारा बनाना है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, अल्बानिया, स्लोवाकिया सब शामिल थे। उधर नीदरलैंड की सैन्य खुफिया सेवा MIVD ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में लड़ाई खत्म होने के 1 साल के भीतर नेटो को क्षेत्रीय चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। रूस का लक्ष्य गठबंधन को सैन्य तौर पर परास्त करना नहीं होगा, बल्कि सीमित क्षेत्रीय लाभ लेकर उसमें राजनीतिक फूट डालने की होगी। और अगर जरूरत पड़ा तो रशिया इसमें न्यूक्लियर वेपन के साथ भी जंग में उतर सकता है। जर्मनी की संघीय खुफिया सेवा BND ने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। रूस खुद को पश्चिम के साथ व्यवस्थागत संघर्ष में मानता है और यूक्रेन से परे सैन्य बल के जरिए अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को लागू करने की तैयारी कर चुका है। रूस का प्राथमिक टैंक निर्माता उराल्वा 2028 तक T-90 टैंकों का उत्पादन 2024 के मुकाबले 80% से राइज करने की योजना बना रहा है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि 2024 में अगर यह कंपनी 10 टैंक बनाती थी तो 2030 तक यह कंपनी लगभग 18 टैंक बनाएगी। यह स्पष्ट संकेत है कि रूस नेटो के खिलाफ एक टिकाऊ सैन्य खतरा बनाए रखने के इरादे से आगे बढ़ रहा है और पुतिन यूरोप को चैन की नींद सोने नहीं देना चाहते। हाल ही में बेलारूस में पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल भी किया। रूस ने नेटो और यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच बेलारूस के साथ मिलकर एक विशाल परमाणु युद्ध अभ्यास किया। इस 72 घंटे तक चले महाअभ्यास में 64,000 से अधिक सैनिक, 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 140 से ज्यादा विमान और 73 युद्धपोत और 13 पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया। यानी कि रूस जो आकार खुद का दिखा रहा है वो विशाल है और डायरेक्ट थ्रेट नेटो को है, क्योंकि नेटो और अमेरिका की स्थिति भी आज की तारीख में आप जानते हैं। अमेरिका कई बार यह धमकी दे चुका है कि वो नेटो का हिस्सा नहीं रहेगा, नेटो से निकलना चाहता है, नेटो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। और सामने है रूस जैसा खतरा। ऐसे में नेटो के सामने खुद को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल पुतिन यूएसएसआर के कॉन्सेप्ट को आगे जरूर बढ़ाएंगे और नेटो देशों तक जरूर जाएंगे।
वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।